थैंक यू सो मच। और हमारे पिछले पैनल में ऑफ कोर्स हमने काफ़ी सारी चीज़ें FTAs और रिफाइनिंग के साथ यहाँ पर डिस्कस करी हैं, पर हमारे पास एक फ्रेश सेट ऑफ पैनल है और हम इनसे जानेंगे कि FTA एक बून है या बर्डन है। एंड वो दैट इज़ गोइंग टू बी माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल माय पैनलिस्ट हियर। सो आपसे स्टार्ट कर लेते हैं हरीश जी, बताइए बून है या बेन है? FTA is a burden for refiner. डोरे पे जो कस्टम ड्यूटी है वो 0.65% लेसर देन द प्योर गोल्ड है, जो गवर्नमेंट को कम से कम उसको 1.65 तक डिस्काउंट देना चाहिए प्योर गोल्ड के कंसिडरेशन में, तभी रिफाइनर को वर्किंग करने में फिजिबिलिटी रहेगी। तो ये आज तो काफ़ी टाइम से हमने देखा ये कंसर्न यहाँ पर आते हुए, तो किस तरह का काम एज ऑफ नाउ यहाँ पर किया जा रहा है? जैसे प्रीवियस पैनल्स ने बताया कि काफ़ी रिफाइनर्स इनऑपरेटिव है, चला ही नहीं पा रहे हैं। नियर अबाउट 10% ऑफ द रिफाइनरी ही अभी वर्किंग पे है, वो भी स्ट्रगल कर रही है। शॉर्टेज ऑफ डोरे है और जो मार्केट्स है ऑलरेडी आज की तारीख में इंटरनेशनल प्राइसिंग से $30 डिस्काउंट्स पे चल रहा है, 2% इंडियन प्राइसिंग के हिसाब से डिस्काउंट पे चल रहा है बैंक प्राइसिंग। तो ये सारी चैलेंजेस है अभी। हम पिछले पैनल में भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत बड़ी कंसर्न्स हैं यहाँ पर रिफाइनरीज को, स्पेशली यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कॉन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशंस की भी यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो जो करंट स्थिति है बाज़ार की, जहाँ पर जैसे आपने कहा कि भाव ऑल टाइम हाइस पर है, डिस्काउंट पे हम ऐसे ही कारोबार कर रहे हैं, वैसे ही 1% का फ़र्क यहाँ पर पड़ रहा है, तो कैसे आप काम कर रहे हैं? अब यहाँ से आगे जाकर क्या स्ट्रैटेजी है? जो मैंने चेक किया, जैसे गवर्नमेंट से यही प्लीड है कि जैसे डोरे पे जो कस्टम ड्यूटी का डिफरेंस है 0.65 की जगह 1.65 कर दे तो उनको वर्केबिलिटी आएगा और इंडियन रिफाइनर को एक राहत मिलेगी। तो ये तो एज ऑफ नाउ सरकार से बात हो रही है, लेकिन जब तक वो नहीं होता तब तक इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है? तब तक इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रगल कर ही रही है। अब डोरे आ नहीं रहा है तो रिफाइनर्स काफ़ी स्टैंड स्टिल पे खड़े हैं। ऑलराइट, तो बिगिन विद ये बून तो रिफाइनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, बर्डन ही है। हर्षद जी आपसे जानना चाहेंगे, कंसर्न्स हैं और मुझे मालूम है, मुझे याद है हमने लास्ट ईयर भी इसके बारे में बात करी थी इसी पैनल पे यहाँ पर बैठ के कि चिंताएं हैं रिफाइनर्स को यहाँ पर लेकर। बहुत काम करने के बाद यहाँ पर रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडियन मार्केट्स में बढ़ाई गई है। अब जिस तरह का बर्डन FTAs की वजह से आता हुआ नज़र आ रहा है, कैसे लगता है आपको आगे काम कैसे बढ़ेगा? जय जिनेंद्र, कि जब से ट्रीटी हुआ है तब से मतलब ये ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए तो वरदान है, लेकिन रिफाइनरी इंडस्ट्री के लिए एक बर्डन हो गया है। और जो परिस्थिति से हम लोग का रिफाइनर्स गुजर रहे हैं कि इसमें काम करना मुश्किल हो गया है, उसीलिए गवर्नमेंट को हम लोग ने सजेशन दिया हुआ है इसके बारे में कि हमको 0.65 का ही डिफरेंस है, वही मिलता रहे तो भी चलेगा। तो जो लोएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी में गोल्ड आ रहा है 1% डिस्काउंट देके, उसी से 0.65 हमको डिस्काउंट कर दिया जावे, ताकि हम ऐसा ना हो कि दूसरे देश की रिफाइनरी तेज़ी में चल रही है और इंडिया की रिफाइनरी बंद होने के कगार पे आ रही है। तो एटलीस्ट वो डिफरेंस हमारा मेंटेन किया जावे ताकि हम लोग भी स्मूथली यहाँ इंडिया में रिफाइनरी चला सके। उसके लिए वो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कठिन दौर गुजर रहा है इसमें। जी हाँ, मुश्किल है। तो दोनों रिफाइनर्स की तो यही व्यू है, हम पिछले पैनल में ये डिस्कस कर भी चुके हैं। हरीश जी आपसे सवाल है, ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि कंसर्न है, हम जानते हैं कि कंसर्न है, तो पॉलिसी मेजर्स के हिसाब से अब यहाँ पर किस तरह से काम है? Good morning all. First of all, to give you the background, FTAs are not sector specific, and that is where the disconnect is. So when the FTAs are negotiated between the two countries, we basically look at the concessions which are available to the respective countries vis-a-vis the concessions you have to give. And they try to balance it out based on certain data, based on the past history of the transaction between these two countries.
So, if we also look at the immediate history before we entered into these recent agreements, which we generally talk about now, India took a pause for a few years. And it was basis of that pause was basically because they were feedback getting, what we were getting in India was that while our imports had increased, the exports could not match up to that. So the concessions which we provided to those countries, while those were being utilized, India basically could not take those advantages. But let me tell you, because there was a lot of data available before we negotiated these agreements, the intention and the data point at which they started negotiating were all in place. So these agreements which have been entered now, they are more or less, in my opinion, from a long-term view, they are good for the countries which have negotiated these agreements. There were certain issues which were the issues even in the earlier agreements. Those issues have not been addressed even in the recent agreements. That was the lack of stakeholders' engagement while negotiating. The complaint which the refiners are giving, it's due to the fact that maybe the representation was not adequate while we were negotiating these specific terms. So that's my take on that. आप कह रहे हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये प्रॉपर नहीं है और आप ये भी कह रहे हैं कि रिफाइनर्स ने अपनी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं बनाई है. I don't know how does that work, like whether you have to go to represent or you are invited to represent. These are two different things. हर्षद जी, जब FTAs हो रहे थे तो क्या हमने इनफ रिप्रेजेंटेशन दिया था कि इस सेक्टर को कैसे, क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, हम लोग ने जब बातचीत किया तब हमको ये बताया गया कि हमने दूसरे एसोसिएशन से इसकी सलाह सूचना ली गई थी, लेकिन AGRM जो रिफाइनरी एसोसिएशन है, रिफाइनरी का एसोसिएशन है, उसके पास में कोई भी सजेशन FTA के पहले नहीं लिया गया था. और आज गवर्नमेंट में भी मान रहा है कि ये गलती हो गई है, ताकि हम आगे का कोई भी FTA होगा हम चैप्टर 71 उसको हम अलग रखेंगे ताकि इंडिया की रिफाइनरी उद्योग को तकलीफ ना हो. लेकिन आगे में कोई हम लोग से सजेशन नहीं लिया गया था. तो आपने जाके सजेशन दिया है, आपकी बातचीत हुई है हर्षद जी? आपकी बात हुई है, आपने सजेशन दिया है, उन्होंने आपसे सजेशन नहीं लिया लेकिन आपने जाके सजेशन दिया है? So I don't know whether we are the stakeholders. So no, of course we were not part of आप it. बताइए, आपसे नहीं लिया लेकिन आपने दिया है सजेशन? लोग को ये FTA होने के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में कि ये होने जा रहा है. जब कॉमर्स मिनिस्ट्री से बात हुई तब बोला कि हमने दूसरे एसोसिएशन से सजेशन लिया था, लेकिन AGRM के पास से वो लोग ने इसके बारे में सजेशन ही नहीं लिया गया था. उसके लिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो अभी फील कर रहे हैं कि ये गलती हुई है, अब इसको कैसे पर ये तो हो सुधारा गया. तो जाए. आप कहेंगे ज्वेलरी एसोसिएशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिफाइनिंग एसोसिएशन अपना यहाँ पर अपना पक्ष नहीं रख पाई हैं? ये हो सकता है क्योंकि ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो हमारा उसका एक छोटा सा सेक्टर है हम लोग का रिफाइनरी उद्योग, और इट में भी हो सकता है. कितने FTAs हैं, कितना सारा टन्स का माल यहाँ पर आ रहा है, एक के बाद एक हमने यहाँ पर FTAs होते हुए देखे हैं, कोई पहली बार और नया तो नहीं हुआ. तो किस तरह का पुश अब आप यहाँ पर कर रहे हैं? इसके आगे में कोई भी FTA में इस तरह का छूट नहीं दिया गया था, चैप्टर 71 को इंक्लूड नहीं किया गया था. ये फर्स्ट टाइम किया गया. जैसे ही ये हमको जानकारी मिली इमीडिएटली हम इसका विरोध किया गया और उसके बाद में कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भी ये फील किया कि ये गलती हुई है. उसने भी ये इसको मॉडिफाई करने के लिए हम लोग ने सजेशन दिया था. जो हो गया है, हम उसका कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारी इंडिया की रिफाइनरी उद्योग कायम चालू रहे. कोई भी देश का गवर्नमेंट मेक इन इंडिया में जब उसको आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं तो आप भी गवर्नमेंट के दूसरे सेक्टर ही आप उसको पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं. ये तो मैच नहीं हो रहा है. तो उसने पूछा क्या सजेशन किया है, तो उसको सजेशन भी बताया गया है कि आप हमको जो 0.65 का जो डिफरेंस है उसको कायम रखिए. आप यदि उसको 1% का डिस्काउंट दिया हमको कोई आपत्ति नहीं है. आप हमको सेम चीज़ हमको भी पास ऑन कर दीजिए, ताकि यदि 14 में हमको 0.65 नीचा मिलेगा तो हमको भी कोई हमारा उद्योग भी चलता रहेगा. लेकिन यदि फिनिश माल यदि 14% में आता है और अनफिनिश माल यदि 14.35 में आएगा तो
बट नेचुरल है, हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकेंगे। ये तो गोल्ड में हुआ, सिल्वर में तो और लंबा डिफरेंस है, 14.35 और 9, और अभी 1 साल के बाद 8, फिर 7, 6, 4 ऐसे करते 0 तक चला जाएगा। तो 7 साल का प्रोग्राम है उधर में। तो मेरे हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट को इसके ऊपर में सोच के इमीडिएटली उसका जो हमको डिफरेंस मिल रहा है वो डिफरेंस हर साल हमको मिलता रहे, तभी इंडस्ट्री कायम रह सकती है। ठीक है, तो आई होप कि जैसे आपने कहा कि अगली बार यहाँ पर आपका मत भी सुना जाएगा और एक चेंजेस हम शायद अगली ट्रीटीज़ में यहाँ पर होता हुआ देखेंगे, तो शायद यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी आएगी। चिराग, चांदी 9 एंड 14.5 बून है या बर्डन है? The one who is importing उसके लिए तो blessing है but for a refiner so I was just thinking जब बात कर रहे थे तो so if you look at the timeline, जैसे 2018-19 there was a FTA कोरिया का एक था जिसमें coins import हो रहे थे and I believe within 3-4 months there was a presentation made to the government and I believe within 6 months there was a notification which came out and you cannot import under that FTA regime, right? So ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं सुन रही, पहली बात। जैसे ही उसके ध्यान में आता है तो वो प्रेजेंटेशन पे एक्ट होता है। At the same time, coming back to the silver, so when the SEPA was signed, our import duty for silver was 10%, and the agreement which was signed was coming at 1% discount, and there was a value addition of 3%. So for next 3 years or next 4 years, there was no chance of SEPA silver coming into the market. But all of a sudden, there was a hike in a silver duty, which made this huge difference, and that made instability into the market. When it was imported, started imported somewhere in the country, and then there was this couple of hurdles which came, and then again it was stopped. So now, if you see the whole line, there is a clarity, there is no clarity. There are certain ports allowing it to import, certain ports not allowing it to import, and then IIBX, which is like a pure milestone for being an exchange of the country, a gateway to the country, which started, and imports started coming in. So I think this is a new normal. Either maybe down the line there will be a reduction in the duty that might come in, there might come in. I'm sure there's some step coming in that cannot be so wide. This is what I see on the silver SEPA. चिराग, अगर आप 10 टन माल मंगाते हैं चांदी का, किस किस कैटेगरी में और कैसे कैसे आता है आपके लिए? So for me as a trader, I usually import all the material which I distribute pan India. I import through banks, and which is purely good bars, and it is just one form which we usually do, and we have diversified, not catering to the major to the wholesale market, but we are trying to go to the major on the retail market, so we can sustain and try not to do anything which has such a big gap, and not to answer any questions coming in down the line in the future. This is what you see. तो अब क्योंकि इतने तरीके हैं, FTA भी है, इतना बड़ा गैप भी है यहाँ पर जो FTAs के लिहाज से है, कैसे देखते हैं आप आगे बिजनेस जाता हुआ? आपने कहा आगे बहुत बड़े कुछ स्टेप्स आ सकते हैं, हम भी जानते हैं कि अगले 6-8 महीने तक कुछ नहीं आने वाला, तो विद द प्राइस मूवमेंट, जिस तरह की वॉलेटिलिटी है, जिस तरह का आगे जाकर डिमांड देखने को मिलेगी, जैसी सिचुएशन एज ऑफ नाउ है, कैसे देखते हैं आप बिजनेस? So this is $1 million question कि आगे जाके क्या होगा? But what I see personally कि when the supply is less and the demand will oversee that, which we have seen last couple of months कि SEPA से silver आ रही थी, at the same time there was import happening as well. So at that time, it is the time when not so much of supply coming in, but the demand is so high that there will be more chances of major imports of LBA goods coming into the market. So I think next 6 months, it's going to take a bigger time for market to sustain these prices which have come up. At the same time, we don't see any major correction coming into the prices. So next 4 months, it is very tough for a physical player who's trading 365 days into the market to sustain
as nicely as they were in the past. Okay. Sudhish, आपके opening comments क्या हैं? As Dubai, which is like the market right now, जहाँ से इतना सारा माल यहाँ पे आ रहा है under SEPA, कैसे देखते हैं आप FTAs working out for you? Hello everyone, good to be here. Thanks Manisha for the question. Let's set a background here on this SEPA and the free trade agreements. So SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, as it says, is for a broader economic integration and the cooperation between two countries. Whereas the free trade agreements are primarily meant for a trade or a sector-specific or a product-specific tariff reductions. So a reason why SEPA, once it's signed, is kind of difficult to renegotiate for better terms or so. Just to put the statistics here, what went through the background of what could have went through, what could have been the background when this happened. So, like 10 years back, sometime mid of last decade, the India and UAE trade. It was a surplus of something around $16 billion. Okay, whereas by 22, just before 22 or 21, we were at a deficit of $11 billion. Okay, so there's been a major shift that's happened between the UAE-India trade, where the exports from India to UAE had reduced significantly. Whereas, there was some point there was. Or rather, there was a reason why the bridge that has been bridged. Now, if it has been bridged, gold and jewelry comes in as one of the easiest one. This is a low-hanging fruit, always when you look at it. A reason why 5% duty concession was given for all jewelry exports from here. So against that, a 1% on gold. Effectively, what's happened, in 23, there's been a 12% increase in exports. What was total trade of $72 billion of total trade of between two countries, non-oil trade, is increased to $85 billion. Okay, and the target is increased to at least $100 billion in the next 5 years. So we are progressing towards that. So start looking at it in a broader macro perspective. Yes. This is what it has to be, and this is where it is progressing right way. That's how one should start looking at drilling down. Now the next is, let's take just the sector of gold and silver as such. Are the refiners at disadvantage here? Yes, they are at disadvantage. That's no brainer. Okay. Any sector for that matter will be a disadvantage if there's a inverted duty structure that exists. So if you are to ask if it's a boon or bane, there's always a trade-off. Trade agreements or these agreements are about trade-offs. So this is where the government comes in, looking at which sector is of highest priority for them, which can add more number of jobs for a $100 million investment that comes in. So today you look at last 3 years. 3 years, the total FDI flows from UAE is about $10 billion, right? So start looking at the multiplier effects there. So which provides more jobs, which provides a higher GDP. That's how government would start looking at it. So definitely, unfortunately rather, gold refining sector takes a hit there. Now, if you have to start asking for a solution, I think that will be part of the next round of discussion. Yes, there are ways. Of course, we need to start looking at the complete strategy of how the refining is to work here. It definitely can't work in this arbitrage situation. There has to be a lot more clarity, I need to say. We'll discuss this further. Okay, let me come to you with a second round of question here as well. So refiners, of course, have called it a burden already. It is a burden for them. You also have put it in a 50-50. Well, yes, it's not a level playing field to begin with. And not everybody, not every jeweler for that matter, also gets to make use of this quota. So how would you call it for this industry as overall as well? Because it is not a level playing field to begin with. So what effectively it did, it has created a level playing field. Think of it.
again, I need to bring in IIBX here. If we did not have UAE good delivery, this differential duty, would it have been possible for getting IIBX successful? Because, Yeah. wait. Would it have been really possible? The reason is there has to be some incentive for the trade to start importing from IIBX, because the consent model is already in existence, and this is why when we started the UAE good delivery contract there, and because that was available in concession duty, there are many qualified jewelers started coming in. So are they restricting themselves from adding the qualified jewelers? No, they are welcoming more and more qualified jewelers to come in. So as they welcome more and more qualified jewelers, what is effectively happening? It is more number of jewelers who all want to be part of the formal trade. They all come in, and because it's going to be, they are going to be there is going to be some level of oversight on these jewelers' books and so by a regulated exchange. So it is an open challenge. I would rather say it as an open challenge has been given to jewelers that you want to take the benefit, be part of the formal system, and take the advantage. So yes. So for that also, I have to be a jeweler of a certain number and a repute. We are absolutely excluding some jewelers out of this then. No, it's just that they need to just have their books really open. Okay, if they have their books really open, there will be more number of jewelers actually coming in. You walk to jewelry, do you think that they have been operating at how much? 5 crores, 15 crores, how much? What was the net worth? 25 crores. 25 crores. That is for the qualified jewelers. Yeah. But just to add here, all the valid TRQ holders, irrespective of the network, they can come on IIBX. Yeah, that's the other thing, yes. The TRQ holders. So again, look at the TRQ holders. How many of them applied for the TRQ? But still they didn't come in because there was lack of clarity. So that's why I said we'll come to that question at later point. So now the clarity has been provided, and the end use purpose, if you're importing through IIBX, is not required. These jewelers can directly take benefit out of it, correct? So You wanted to add something? And it's interesting, Ashok ji, somehow, certainly, 5 साल पहले हम IIBX को इतना include नहीं करते थे, लेकिन अब हर panel में there is some talk, mention of you there. So honestly speaking, while negotiating the FTA, that was definitely not the intention to route only Dubai gold delivery through the IIBX. So let me clarify that. No, that was not the purpose. To answer Sudhish. So, I didn't get that. it is just incidental, but that's not the objective, the prime objective of setting up IIBX at the first place. yeah, that was not the purpose, but that became the good incentive to list a contract on UAGD and make it really active, right? So that. Okay. So यहाँ से तो हम बहुत clearly सुन चुके हैं कि it's a burden. Just in one word, if we were to start on this side as well, burden or a boon? I think you have intentionally put me in the middle. I have friends on both sides, and you are asking some contentious issues. Not at all. So I think as I started with saying, when we are negotiating these agreements and when we are signing these agreements, our intentions are all in good place. And these are the agreements between two like-minded countries who really honestly wants the trade between these two countries to flourish. And with that intention, there might be some collateral damage here and there, but at the same time, there is a way to correct that, and government has been listening to it. While we had negotiated the agreement and while the first draft had come, we had taken up on certain issues, and government actually corrected those even before implementing the agreement. And there were certain things which didn't come to our notice or everybody's notice, and those were ignored. But later on, if there is a genuine way we can represent that, I'm sure this can be sorted out. I can tell you one thing. We speak to a lot of regulators and we speak to a lot of ministers and various commodities as well. So what we understand now is that with how WTO acts,
what we are given to understand is that FTAs are going to be the thing of future for various commodities, various sectors. Is that how we should work with, especially for this sector? So to some extent, yes, what you're saying is right. But at the same time, if we look at individual agreements, there are certain specific clauses which actually protects you to renegotiate certain terms. And even within the SEPA with Dubai, chapter 15 and 17, if we look at it, there are various ways you can actually, put certain transactions under dispute and start renegotiating them. So I would... And is it as easier? So The whole so the first- renegotiation. No, so first of all, as I started, we have to have a unified voice. If we are coming into if our voices are fragmented, This industry has no unified voice. I ask them if do they have? They Do we are the have a best people unified to voice? answer. Mancha is getting on the anchor position at television. Don't put them the mic yet. We're still talking. So some of the answers actually they are implied. So, but yes, of course, they need to have a stronger. If they have a unified voice, it needs to be even stronger. And how do you see the future going forward from here? As you said, FTAs are perhaps the way we will see work going on from here. There are changes, there are renegotiations and negotiations happening in. How are we looking at this industry now? And so, being an Indian, I will first look at India's interest for under all of these agreements. For me, like if we are part of any of these negotiations, my take would be that like the concessions which we are taking from those countries, like if we are trying to improve our imports in certain specific sectors, do we have the manufacturing facilities in place to take those advantages? That should be the first consideration for me. For example, even the exports. Are exporters getting, are they facilitated to get gold for export purposes? Has that improved? Like there has been, from a long time we've been hearing that the smaller exporters, they still struggle to get duty-free gold. Has that been sorted out? So unless and until those things are sorted out, or have our procedures become much more smoother, where they can take the advantages of all of those concessions, and they can actually raise exports. So that is one first thing which we need to be very clear about, that we have to, first of all, take care of the supply chain for the exporters as well, so that they can take the maximum advantage. It should not accrue to only 2 or 3 players on either side of the trade. I have to tell you, and I have to be thankful for this platform here, because हम पिछले 3-4 महीने से इतने obsessed है ना prices को लेकर कि ये सब problems के बारे में हमने बात ही नहीं करी, क्योंकि रोज तो नए highs बन रहे थे. चिराग, this one is to you. और सोना तो ठीक है 700 टन आ रहा है, चांदी तो 7000 टन भी आती है इंडियन मार्केट्स में. अब जो ये FTAs हैं और जिस तरह के prices हैं, जिस तरह की on ground demand है, आप कैसे देखते हैं all of this working out? See, again, आगे का जो पैनल था, मैं बैठा था, मैं सुन रहा था सारा. It is a fact that India will keep buying. That is for sure. It is just that the digestion of the price, the sudden price hike, we have seen this. मतलब last 20 साल से हम देख रहे हैं, last 25 साल से देख रहे हैं कि भाई all of the sudden एक साल में एक spike आता है और भाव बढ़ जाता है. उसके बाद 2-3 साल तक. हाँ, exactly, right. So if you see, our sustainable demand has been at 750-850 tons in the form of doré, in the form of fine metal and jewelry as well. So I think price is not a constraint for India. Once India digests the price, demand will be there, supply will obviously be there, but there will be a small change. After this, lots of events been happening since last one and 1.5 years. So if you see, सबसे पहले जो supply आएगा वो आएगा UAE से. जैसे ही वो कोटा खत्म होगा, उसके बाद there'll be doré, and then afterwards LBMA will come. So this shift change is there, and we're gonna witness it. That is for sure. ऐसा हो नहीं पाएगा because Dubai is a hub for gold, right? It is unlike like a silver. मतलब अगर let's say for today, if I need 200 tons
in a day coming out of UAE SEPA, I think right away it is bit difficult for Dubai to produce 200 tons in a day to come into the market right away. But I'm sure down the line, 1 year, 2 year, if this is a new normal, I'm sure the capacity of manufacturing in Dubai is going to increase, and they're going to see it as an opportunity, and they're going to accept it as a new normal. And down the line, maybe 1 year, 2 year, you would see that, okay, now the first preference is UAE silver, then it will be of LBMA goods coming in. So yes, this transition is there and we can witness this. All right. Sudhish, your comments on this. I mean, I keep speaking to Ahmed, and I know very, very bullish on gold and silver and cocoa and tea and water. And yes, Dubai clearly seems to be on the hub of all of these things. But when it comes to all of these treaties and when it comes to gold and silver, what is it that we can expect? I'll get to that because this adding to the point on where I left last time. What's the recourse action that these refiners have? See, in the Indian refiners, we need to start moving out from the trading mentality, what the most refiners are into currently. A reason, there is the LDC benefit that still exists from importing from less developed countries, and there's a good volume that comes in. There have been cases that's been gone to the court, and the refiners have won the case for, and it's been proven legitimate of their imports. Legitimacy of the imports has been proven there. So there's no, but to do that, they need to get onto the ground, work with the artisan mines, look at responsible sourcing, and build their supply chain. If they are to do that, they're actually going to get it 0%. Okay, nobody wants to be doing that. So if you want to put in a real work and get the benefit, it's there. It's just about how one wants to approach the problem as. Okay. Now, yeah. To your question on, yes, is DMCC, it was created and still continues to be our intention, the UAE's primary objective is become the trade hub for all the commodities. And over the years, it's been growing at a double-digit rate because of the ease of access and the ease of, not just the ease of doing business, but the more secured location for promoting this. Okay, so, and this is going to be a story that's going to be on for long. All right. FTAs की तरफ वापस आते हुए विकास, काफ़ी सारी बातें यहाँ पर अब हो गई हैं. रिफाइनर्स को अब जैसे कहा गया कि रीनेगोशिएट होगा, शायद आगे वो गलतियाँ यहाँ पर नहीं फिर से दोहराई जाएंगी और आपको शायद ज़ोर से बुलंद से बोलना पड़ेगा कि हमें भी देखो, हमारा भी इंटरेस्ट यहाँ पर देखो. लेकिन तब तक क्या रिफाइनर्स को भी अपना नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है और कैसे अब यहाँ से आप FTAs को वॉच करेंगे? रिफाइनरी ऑलरेडी वेफर थिन मार्जिन पे काम कर रही थी, तो इस इश्यू पे इमीडिएटली एक्शन आना पड़ेगा, नहीं तो वो सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे. जैसा प्रीवियस पैनल ने बताया, काफ़ी रिफाइनर्स इनऑपरेटिव है, तो इस चीज़ को इमीडिएट एक्शन में लेके आना पड़ेगा. अपने को वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे. आप कैसे इस पे काम कर रहे हैं? आप कैसे देखते हैं इसको? अभी रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी एसोसिएशन रिप्रेजेंट कर रही है उस चीज़ को. उसको फास्ट कोर्स ऑफ एक्शन में करना पड़ेगा, मल्टीपल विजिट्स देनी पड़ेगी गवर्नमेंट के पास और उसको चैनलाइज करवाना पड़ेगा. देखिए, एक प्रोडक्ट 0.65 पे आ रहा है और वही चीज़ 1 उनको डिस्काउंट्स ज़्यादा है, तो 1% वेरिएशन गोल्ड में बहुत होता है. गोल्ड इंडस्ट्री बहुत बारीक इंडस्ट्री है, 1% इज़ वेरी हाई. तो इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है, नहीं तो रिफाइनर्स वाइप ऑफ हो जाएंगे. और हम तो यही चाहते हैं कि भाई गोल्ड इंडस्ट्री में जितना भी गोल्ड रिक्वायर्ड हो, सारा अपनी इंडियन रिफाइनरी से ही आए. अपन क्यों बाहर जाके लेके आए गोल्ड को, बाहर देश से क्यों इंपोर्ट करें? पूरा आइडिया तो वही था जब इंडिया गोल्ड डिलीवरी और ये सब आया. तो आइडिया तो यही था सब. जब अपन सारी प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया पे बातें कर रहे हैं, तो ये बहुत, गोल्ड तो आज मतलब इट इज़ एन एसेंशियल प्रोडक्ट हो गया. आज जो शादियों के सीज़न में फर्स्ट नाम आता है, भाई गोल्ड परचेस किया कि नहीं, काम हुआ कि नहीं, गोल्ड परचेस में चलो भाई. तो सारा गोल्ड जितना भी 1 ग्राम भी रिक्वायर्ड है, तो अपने इंडियन रिफाइनरी सप्लाई करे. एज ए बुलियनर हम यही चाहते हैं कि भाई इंडियन रिफाइनरी बढ़े, वो भी हम लोगों को सपोर्ट करें और मार्जिन्स वैसे ही इंक्रीज होंगे.
अजमेरा जी, अगर आज की डेट में मैं रिफाइनरी चला रही होती तो मैं मुस्कुरा भी नहीं पाती। मतलब मैं तो शायद लड़ झगड़ के आपको बोल रही होती करो, रोज मेल डालो, रोज मीटिंग करो। रिफाइनरी एसोसिएशन ये क्यों नहीं कर रही है? नहीं, रिफाइनरी एसोसिएशन भी इसके लिए काम कर रही है अभी। और जो आज की पोजीशन है, गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया जाता है कि सबको ये ड्यूटी का भी लिंक कर दिया जावे, डिफरेंस सबका फिक्स कर दिया जावे। एक जगह ड्यूटी बढ़ती है तो इसका इफेक्ट हर जगह पे आना चाहिए। इसमें क्या होता है कि एक जगह ड्यूटी कम बेसी हो जाती है, दूसरी जगह पे होती नहीं है, और फिर उसका बेनिफिट हम लोग लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको लिंक कर दिया जावे, हर जगह पे ड्यूटी का डिफरेंस नक्की कर दिया जाए कि भाई फिनिश बार का 15% है तो रिफाइनरी को 14% या समथिंग, जो ज्वेलरी में उतना हो, तो सबका लिंक हो। एक ही जगह से चेंज होने पे सब जगह पे ऑटोमेटिक चेंज हो जावे। ये क्या वो एक जगह चेंज करते हैं, 4 जगह नहीं होता है, तो फिर सब बिजनेसमैन उसका बेनिफिट ले रहे हैं, और उसको आखिरी नुकसान तो इंडिया की कोई ना कोई सेक्टर को ही हो रहा है। जो आज की तारीख में ये टीटी के हिसाब से रिफाइनरी उद्योग को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। तो गवर्नमेंट इसमें, हम गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट जितने एसोसिएशन है सबको मिलके हमारी एसोसिएशन का ये सपोर्ट करना चाहिए, और इसको किस तरह दूर किया जावे उसके लिए हेल्प करना चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली यूनिफाइड वॉइस एंड यूनिटी, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है। ये दूसरा स्टेट पैनल है जिसके बारे में बात कर रहा है। जब तक वो नहीं आएगा, ऑफ कोर्स ये एक सेगमेंट, एक स्टेक होल्डर है जो इंडस्ट्री का, जहाँ पर थोड़ा सा हम लैग आता हुआ देख रहे हैं। इसी के साथ हमारा टाइम अप है, लेकिन जैसे मैंने पिछले सेगमेंट में किया था, मैं एक बार तो ज़रूर जानना चाहूँगी कि सोने और चांदी के प्राइसेस कहाँ जाते हुए लग रहे हैं। सुधीश, यू कांट से कि हाँ मुझे नहीं पता, दिस इज समथिंग यू हैव लिव्ड एंड स्लेप्ट। Okay, I can say by end of the year, my expectation is it will be around 2100 to 2150 by end of the year. I know today it's a 2230, but by end of the year it will be 2100 to 2150. 2100. Yes. Okay. Silver. Silver. 1 lakh. Silver is going up for sure. So I don't see any major corrections coming in. Any major correction is a good time to buy for gold and silver both. This is what I see. So we generally not permitted to give any gold. आज की डेट में तो आप चलते फिरते भी चले जाओ, आपको बता देगा कोई कि सोना कहाँ जा रहा है। So, but looking at the trend that, like the trend of central banks buying, accumulating gold, I think it is looking up. Okay. अजमेरा जी, कहाँ जा रहा है सोना, कहाँ जा रही है चांदी? देखिए, जो हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, इस हिसाब से एवरी ईयर 10% का बढ़ोतरी होते रहेगा। गोल्ड डॉलर टर्म्स में मेरे को अप साइड में 2360 तक दिख रहा है, और लोअर साइड में 2060। एवरी डिप इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडियन प्राइस में लॉन्ग टर्म विजन हमारा 1 करोड़ रुपीस पर केजी है बाय 2028, और करंट ईयर में हम लोग 74 लाख रुपीस पर केजी देख रहे हैं इंडियन प्राइस में, और सिल्वर अराउंड 88,000 तक हम देख रहे हैं, और डॉलर टर्म्स में नियर अबाउट $27 तक देख रहे हैं अपर साइड में, और लोअर साइड में हम लोग $22.5 तक देख रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स चाहे सफर हो रही हो, लेकिन वैल्यू तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑन द हायर साइड है। थैंक यू सो मच पैनलिस्ट फॉर ज्वाइनिंग अस।